पिछली वीडियो में हमने बताया था कि स्केलर्स और वेक्टर्स क्या होते हैं। इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर है। तो स्केलर्स के बारे में बताया था कि स्केलर्स ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है और यूनिट चाहिए होती है, और वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होती है और यूनिट भी। तो वेक्टर की एग्जांपल ये थी, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, और स्केलर की एग्जांपल में डिस्टेंस था। आज का जो टॉपिक है वो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिलेटेड है। और कोऑर्डिनेट सिस्टम होते क्या है, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसे किसी प्लेन में दिखाने के लिए हमें कोई ना कोई ऐसा सिस्टम ऑफ बेसिस चाहिए होता है जिसमें हम रिप्रेजेंट कर सकें कि हमारा वेक्टर कितना, उसकी क्या रेंज है। उसके लिए हम बहुत से कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और इसे हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। और कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होते हैं जितने भी उनमें कुछ चीज़ें जो हैं वो कॉमन है। जैसे कि सबसे पहले फिक्स रेफरेंस पॉइंट का होना ज़रूरी है, जैसे कि एक ओरिजिन जिस जगह से हम मेजर करेंगे अपने वेक्टर्स को, एक ओरिजिन लाजमी होगा। उसके अलावा उसके दोनों एक्सिस जो होंगे एक्स वाई, और अगर 3 डायमेंशनल में बात करें तो ये एक्सिस भी, वो स्केल होंगे, उस पर स्केल होगा और लेबल्स होंगे। मतलब कि जैसे एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स हम बात करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। तो सबसे पहले हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिसे हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि जैसे ये पॉइंट है पी पॉइंट पी पे 5 और 3 ये नीचे नोटेशंस में लिखा हुआ है, जो ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है। 5 जो पहला डिजिट है उसका मतलब है कि आपका पहला जो बेस है उसमें आपने कितने पॉइंट आगे चलना है। मतलब कि यहाँ से ओरिजिन से ओ से लेके एक्स तक कहाँ कितना चलना है, 5 बॉक्सेस। और फिर उसके बाद 3 का मतलब है कि आपने वाई डायरेक्शन में कितना चलना है, तो ये 3 बॉक्सेस हैं। अगर यहाँ पे जी डायरेक्शन होती है और 3 डायमेंशनल होता तो इसके साथ एक और बेस होती 5 3 और आगे जी की भी वैल्यू होती। लेकिन क्योंकि ये प्लेन है तो इस पर हमें 2 डायमेंशनल वेक्टर्स ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिन्हें हम 2 बेसिस से शो करते हैं। अब इसकी एग्जांपल के तौर पे जैसे ये एक पॉइंट बताया हुआ है इन्होंने, ये एक पॉइंट है जो कि -3.5 और -2.5 पे है। मतलब कि -3.5 एक्स डायरेक्शन में और -2.5 वाई डायरेक्शन में है। तो आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम का भी जिक्र है जो कि वीडियो के लास्ट पे जिसके बारे में थोड़ी डिस्कशन करेंगे, वो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। उसकी भी बेसिस यहाँ पे हैं, लेकिन वो अभी डिस्कस नहीं करते क्योंकि पहले रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं कि हम वेक्टर्स को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो कंपोनेंट मेथड हम क्यों यूज़ करेंगे, हमने एक मेथड एडिशन का पहले भी सीखा था, तो जो कि ग्राफिकल मेथड था, तो हम उसी ही को यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं, हम कंपोनेंट मेथड क्यों यूज़ करने लगे हैं। तो इसका सबसे मेन रीज़न ये है कि जो ग्राफिकल मेथड होता है उसकी 2 लिमिटेशन हैं। एक तो वो आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आंसर नहीं दे सकता, और दूसरा वो 3 डायमेंशनल एनालिसिस में बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 3 डायमेंशंस नहीं होती जिसमें हम काम कर सकें। इस वजह से हम कंपोनेंट मेथड के ज़रिए काम करते हैं, जो कि एक इजी वे है सॉल्व करने का, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, किसी चीज़ को न्यूमेरिकली सॉल्व कर रहे हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपोनेंट्स को हम किस तरीके से रिजॉल्व करते हैं। सपोज करें एक वेक्टर ए जो कि ये इधर इन्होंने दिया हुआ है, और ये एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ थीटा। और यहाँ से देखें कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो इसकी प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन कैसे कि जो इस सीधा इसे अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करें तो एक्स एक्सिस के ऊपर जितना ये वेक्टर आता है उस वेक्टर को हम ए एक्स कह रहे हैं, ये इसका एक्स कंपोनेंट है। और ऐसे ही अगर हम वाई एक्सिस के ऊपर इसका परपेंडिकुलर ड्रा करें तो जितना वेक्टर वाई डायरेक्शन में जा रहा है उसे हम ए वाई कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वाई एक्सिस कहेंगे। और ये इसकी 2 बेसिस होंगी। हम जब 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात कर रहे होंगे, 2 डायमेंशनल वेक्टर की बात कर रहे होंगे, तब हम
दो बेसिस यूज़ करेंगे एक्स और वाई। और इनके जो रिलेशनशिप्स हैं, सबसे पहले तो ये कि ए एक्स और ए वाई जो है वो कंपोनेंट वेक्टर्स हैं, और ए एक्स अगर हम एरो हटा दें तो ये उसका मैग्नीट्यूड है, ये स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। और इनको ऐड इसी तरह से कर सकते हैं जैसे हम पहले वेक्टर्स ऐड करते थे। अगर हमने वापस ए बनाना हो तो हम ए एक्स के हेड पे ए वाई अगर लगा दें, या ए वाई के हेड पे ए एक्स लगा दें, तो हम हेड टू टेल रूल से भी इसे वापस ए बना सकते हैं, और कंपोनेंट्स में भी इसे रिजॉल्व कर सकते हैं। जब ए एक्स हमने कैलकुलेट करना होगा, यहाँ पे ये दोनों वेक्टर्स हैं, ए भी वेक्टर है, ए एक्स भी वेक्टर है, और दूसरा ए जो है ये भी वेक्टर है। अगर हमने ए एक्स कैलकुलेट करना हो तो हम लिख सकते हैं ए कॉस थीटा। ये ए कॉस थीटा कैसे आ रहा है, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हम साइन की और कॉस की जो रेशियोज लिखते हैं कि साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, और कॉस इज इक्वल टू जैसे अभी यहाँ पे आ रहा है कि बेस ओवर हाइपोटेनस। तो ये बिल्कुल सेम चीज़ है। अगर हम उन्हें रीअरेंज कर लें तो ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो इस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं। अब अगर हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना हो अपने वेक्टर का, तो हम उसे किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम दोनों बेसिस को स्क्वायर लेके, जैसे जो डिस्टेंस फार्मूला है उसके ज़रिए हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। और एंगल कैलकुलेट करने के लिए भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो tan की थी वो यूज़ करेंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू ए वाई बाई ए एक्स। ए वाई बाई ए एक्स हमें पता है, वो दोनों बेसिस वेक्टर्स हैं, वो उनके बेसिस हैं और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स हैं। तो उस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं थीटा। इन्हीं दोनों को मिला के हमारा जो कार्टेशियन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा वो भी बनता है, जिसमें एक हमारे पास डिस्टेंस होता है और दूसरा एंगल होता है। लेकिन उससे पहले भी वेक्टर्स की ये चार कोऑर्डिनेट्स में क्या पोजीशंस होती हैं वो देख लेते हैं। कि अगर हम ये जो हमारा सिस्टम है इसके हम अगर फर्स्ट हिस्से की बात करें, इसमें तो ए एक्स भी पॉजिटिव है, ए वाई भी पॉजिटिव है। अगर हम सेकंड की बात करें तो उसमें ए एक्स तो नेगेटिव है लेकिन ए वाई पॉजिटिव है। सिमिलरली थर्ड में दोनों नेगेटिव है, और फोर्थ में ए एक्स पॉजिटिव है, ए वाई नेगेटिव है। ये सिंपली जो ऊपर एक्स लाइन के, ये जो लाइन है एक्स इंटरसेप्ट है, इसके ऊपर वाले हिस्से में एक्स पॉजिटिव होगा और नीचे वाले हिस्से में एक्स नेगेटिव होगा। और ये जो वाई की लाइन है इसकी राइट साइड पे वाई पॉजिटिव होगा और लेफ्ट साइड पे वाई नेगेटिव होगा। अच्छा, अभी तक हमने कंपोनेंट्स की बात की, लेकिन एक वेक्टर जो डायरेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स, जिसके डायरेक्शन ऑफ कंपोनेंट होती है और उसका मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। और ये एक डायमेंशनलेस वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली 1 के इक्वल होता है, और ये डायरेक्शन शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये 3 वेक्टर्स हम 3 बेसिस के लिए यूज़ कर रहे हैं जब हम 3 डायमेंशंस में बात करेंगे। और अगर 2 डायमेंशंस की बात करें तो उसमें ये दो वेक्टर्स ही यूज़ होंगे, आई और जे। ये बेस वेक्टर्स हैं, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, और इनकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन एक्स की, आई की एक्स के अलॉन्ग होगी, जे की वाई के अलॉन्ग और के की जी के अलॉन्ग। और ये तीनों वेक्टर आपस में ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स होते हैं। मतलब कि ये ऑर्थोगोनल होते हैं इस सेंस में कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं। और नॉर्मल इसलिए हम इन्हें कह रहे हैं कि अगर हम इनका इन्हीं से प्रोडक्ट लें, डॉट प्रोडक्ट लें, आई का आई डॉट आई लें या जे डॉट जे या के डॉट के, तो ये जो आंसर होगा वो 1 आएगा। तो इसलिए हम इन वेक्टर्स को ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स कहते हैं। और ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स जो होते हैं वो बेसिस होती हैं किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम की। ये अगर हमने एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो हम लिख सकते हैं, जैसे हमने पहले एक रिप्रेजेंटेशन बताई है कि ए की ए एक्स, ये दोनों अगर हम वेक्टर्स ले लें तो उस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर हम उन्हें बेसिस वेक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ए जो हमारा वेक्टर है वो ए मैग्नीट्यूड अलॉन्ग आई डायरेक्शन और ए वाई मैग्नीट्यूड अलॉन्ग जे डायरेक्शन अगर हम मूव करें तो हमारा ए वेक्टर बन जाता है। ये सेम वही वाली बात लिखी हुई है। अगर हमने वेक्टर्स को ऐड करना है, एक वेक्टर है जैसे इस जगह पे आर वेक्टर है, तो ये रिजल्टेंट है जो ये ए और बी को ऐड करने से बन रहा है।
तो अगर हमने इन्हें बाय कंपोनेंट ऐड करना हो तो हम किस तरीके से कर सकते हैं? तो उसमें सिंपल सी तरीका ये है कि हम लिखेंगे ए को बी में ऐड करना है, ए के एक्स कंपोनेंट को बी के एक्स कंपोनेंट में ऐड करना है, और ए के वाई कंपोनेंट को बी के वाई कंपोनेंट में ऐड करना है। इस तरीके से हमारे पास जो ए एक्स प्लस बी एक्स आएगा वो आर एक्स होगा, वो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसके x के बराबर होगा, और ऐसे ही ए वाई प्लस बी वाई हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर के y कंपोनेंट के बराबर होगा। और उसी तरह से हम r की मैग्नीट्यूड भी ले सकते हैं और r के थीटा भी फाइंड कर सकते हैं। अब अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो 2 डायमेंशंस में बात कर रहे थे। अगर हम 3 डायमेंशंस में बात करें तो जैसे हमने ए एक्स और ए वाई को आपस में ऐड किया है, उसी तरह हम ए एक्स ए वाई और फिर ए जी को भी बी एक्स बी वाई बी जी में ऐड कर सकते हैं, और 3 डायमेंशनल वेक्टर्स को भी ऐड कर सकते हैं। इवन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम 3 डायमेंशंस में काम कर रहे होते हैं तो 3 डायमेंशनल वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, लेकिन बाकी कोऑर्डिनेट जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम n डायमेंशनल वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, जो कि कितनी भी हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं, 9 हो सकती हैं, 15 20 जितनी भी। अच्छा, अभी तक जो हमने बात की वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिलेटेड थी, लेकिन सिर्फ कोऑर्डिनेट सिस्टम में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं होते, उसके अलावा बहुत से सिस्टम हैं। जैसे कि एक यहाँ पे अभी जो 2 डायमेंशनल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की हम बात करेंगे, जिन्हें हम कार्टेशियन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। इसमें क्या चीज़ होती है, इसमें एक आपके पास बेस के तौर पे अगर हमने 2 डायमेंशंस में शो करना हो किसी भी वेक्टर को तो हमें 2 बेस वेक्टर्स चाहिए होते हैं। अगर हमें 3 डायमेंशंस में करना हो तो 3 बेस वेक्टर्स चाहिए होंगे। इस जगह पे अगर हम देखें तो हमारे पास कौन से 2 बेस वेक्टर आ सकते हैं, वो एक तो ये आर है जो डिस्टेंस है ओरिजिन से लेके इस पॉइंट पी तक का, और दूसरा एंगल है। इन दो डायरेक्शंस में भी, इन 2 बेस वेक्टर्स में भी हम अपने वेक्टर को बता सकते हैं, उसे प्रॉपरली लेबल कर सकते हैं। तो ये फार्मूलाज हैं उनके। एक्स बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले किया था, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये बिल्कुल वो साइन और कॉस की जो आइडेंटिटीज़ हैं उन्हीं से हमने ये फार्मूलाज लिए हैं, और इस तरीके से हम एक वेक्टर को एक बेस सिस्टम से दूसरे बेस सिस्टम में, पोलर से कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सेम वही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी। तो आज का हमारा यही टॉपिक था। अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से ले सकते हैं। थैंक यू।